नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आर्यभट्ट के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने ही सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्र लगाती है। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले ये बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्यभट्ट एक महान ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष शास्त्री कौन होते हैं? जो आकाश में नक्षत्र या ग्रहों में जो उनकी गतिविधियों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। आर्यभट्ट ने अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर, अपनी ही दूरी पर चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा एक दिन में अर्थात 24 घंटे में पूरी करती है। पृथ्वी के जिस हिस्से पर प्रकाश होता है वहाँ दिन होता है और जिस हिस्से पर अंधेरा होता है वहाँ रात होती है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एक राहु ग्रह होता है जो हमारे चंद्र और सूर्य को खा लेता है, जिसके कारण चंद्र और सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ही ग्रहण होते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा और बाकी सब तारों का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। आर्यभट्ट के समय का आजकल जैसे कंप्यूटर युक्त मशीनी उपकरण उपलब्ध नहीं थे, न ही उस समय दूरबीन थी। उसका सारा ज्ञान आकाश में जो प्रत्यक्ष दिखता था उसी पर आधारित था। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने और पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। सूरज, चांद और नवग्रह जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया और इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशियों का विभाजन किया। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, परंतु आर्यभट्टीय में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है। बच्चों, उस समय जब आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे, एक महान खगोल शास्त्र थे, उस समय कोई भी मशीनी उपकरण नहीं था और ना ही दूरबीन थी। दूरबीन क्या होती है? जो दूर की चीजों को हमें पास करके आता है, दुनिया की दूर की चीजों को देखने वाला यंत्र। दूरबीन के जरिए हम दूर की चीजों को थोड़ा नजदीक करके देख सकते हैं। और लोगों ने यह भी समझ लिया था कि जो सूरज, चांद और नवग्रह हैं जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहते हैं। और ज्योतिषों ने 12 राशियों का विभाजन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि अखबार में जब हम राशिफल पढ़ते हैं, जैसे राशिफल कन्या राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, इस तरह से हमारी 12 राशियां हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भी मनुष्य के जीवन में कोई भी प्रतिकूल या अनुकूल समय आता है तो हम बोलते हैं कि यह सब ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है। परंतु जो आर्यभट्ट की ग्रंथ है आर्यभट्टीय, उसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता था। कंप्यूटर की भाषा में शून्य का महत्व सर्वविदित है। सर्वविदित मतलब सब जानते हैं। अंतरिक्ष की सभी गणनाएं इसके बिना असंभव है। कुछ विद्वानों के कथन अनुसार शून्य का ज्ञान भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आर्यभट्ट को गणित क्षेत्र में विशेष रुचि थी। उनका गणित से बहुत लगाव था और उन्होंने हमें शून्य का ज्ञान भी कराया। शून्य की उपयोगिता का प्रमाण यह सिद्ध करता है कि हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं, उनको आसानी से लिख सकते हैं। आर्यभट्ट ने अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञों को थी। उन्होंने आज से लगभग 1500 वर्ष पहले अनुसंधान मतलब खोज किया और बताया कि
वृत्त का व्यास ज्ञात है और वृत्त की वृद्धि मालूम की जा सकती है। आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियों को बड़ी कुशलता से समझाया और नए नए सिद्धांत स्थापित किए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्यभट्ट को गणित क्षेत्र में उनको विशेष रुचि थी और उन्होंने हमें बहुत सी नवीन सिद्धांतों की जानकारी दी है। जैसे कि उन्होंने हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, वृत्त का व्यास कैसे निकालते हैं, अगर हमें वृत्त का व्यास ज्ञात है तो हम वृत्त की वृद्धि मालूम कर सकते हैं, और उन्होंने हमें पाई के बारे में भी बताया। आर्यभट्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रदर्शन किया। अनुपम मतलब अतुलनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अद्भुत। उन्होंने त्रिकोण की तीनों भुजाओं, उसकी कोणों का अध्ययन कर कोण की मिति की नई पद्धति की खोज की। बाद में यूनानी गणितज्ञों ने भी उसकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैला। आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही माना जाए, पर इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्टिया में देखी जा सकती है। आर्यभट्ट ने निश्चित रूप से गणित तथा ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक नए सिद्धांत संसार को प्रदान किए, जिनकी चर्चा भारत में ही नहीं विश्व भर के वैज्ञानिक बड़े सम्मान से कर रहे हैं। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो आर्यभट्ट का पार्ट 2। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।